Hello everyone, and once again welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Arohit. And today in this lecture we are going to start a new chapter or new unit for class 11 CBSE Physics. Unit 5, Motion of System of Particles and Rigid Body. As you all know that in every lecture before going to start a new unit we are discuss about the detailed syllabus of every chapter. Similarly, today we will also discuss the detailed syllabus of this chapter 7, System of Particle and Rotational Motions. So let's start today our lecture. तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 7 का डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटेल सिलेबस में इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर डिटेल का स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। डिटेल का स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है, ये वाला ए एक्स्ट्रा टाइप हो गया है ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, बट सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे यदि आपको एग्जाम में सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिख के आएंगे, तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी देखेंगे। और अगर हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया हुआ है और वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में केवल 1 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स है या n पार्टिकल्स हैं, तो सभी केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे उस सिस्टम का। 2 पार्टिकल के केस में और n पार्टिकल के केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास के बारे में। मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे कि दोनों का रिलेशन क्या होता है और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास मोशन के केस में। ठीक है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजिड बॉडी जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये रिजिड बॉडी होता क्या है, किसी भी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कब कहते हैं और उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। जो रॉड होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली रहते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है, उसका एरिया जो है और उसका लेंथ जो है यूनिफॉर्म रहता है, तो उस प्रकार के रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास देखेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये सेंटर ऑफ मास को कहा जाता है द्रव्यमान का केंद्र। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान का केंद्र कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी के वर्ड में हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका एक बार हिंदी नाम मैं बता देता हूँ। इसीलिए तो सेंटर ऑफ मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान का केंद्र कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक होगा वो है रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और यहाँ पर रिजिड बॉडी जब रोटेशनल मोशंस करता है तो हमको वहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है उस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जिस प्रकार लीनियर मोशन में हम लोग इक्वेशन मोशन निकाले थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, इसी प्रकार हम लोग रोटेशनल मोशंस के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। जैसे कि हम लोग लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं, तो लीनियर मोशन में जितनी भी पैरामीटर्स या क्वांटिटीज़ पढ़े थे उनका कंपैरिजन हम लोग रोटेशनल मोशन से करेंगे, क्योंकि जो जो वेरिएबल्स जो क्वांटिटी हम लोग लीनियर मोशंस में कैलकुलेट करते हैं वही वेरिएबल्स वही क्वांटिटी हम लोग को रोटेशनल मोशन में भी मिलता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को टॉर्क कहा जाता है या इसी को कपल फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, या इसी को कपल फोर्स भी कह दिया जाता है, कपल फोर्स। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। जो रिजिड बॉडीज होती है उसकी समतुल्यता का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों ने अभी तक लीनियर मोमेंटम पढ़ रखे होंगे, लीनियर मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv।
अब आगे हम लोग जानेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि रोटेशनल मोशंस का केस है, और इसमें एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये दिखता कैसे है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये किसी भी बॉडी में कंजर्व कब रहता है इसको भी देखेंगे, और इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पर करते हैं इसको भी देखेंगे। ये भी आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये सेंटर ऑफ मास वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आगे बात करते हैं इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, 9th नंबर का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चूँकि आप लोग 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे इनर्शिया का मतलब क्या होता है, और वैसे भी 11th क्लास के सिलेबस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया क्या होता है, बट यहाँ पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ये भी रोटेशनल मोशंस का केस है। ठीक है, इसको हिंदी में जड़त्व का आघूर्ण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सॉलिड बॉडी, स्फेयर बॉडी, सॉलिड स्फेयर, रॉड, सिलेंड्रिकल बॉडी, ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ होते हैं। तो उन सभी बॉडीज़ का जो इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर डेरिवेशन नहीं, केवल फॉर्मूला याद रखना है किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ का, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केवल वहीं याद रखना है। बॉडी तो वैसे इस यूनिवर्स में बहुत सारे शेप के बॉडीज़ हैं, तो सभी बॉडीज़ का तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते नहीं बैठे रहेंगे, और वैसे भी यहाँ पर डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में, केवल फार्मूला पूछा जाएगा। तो हमको उन्हीं बॉडीज़ का फार्मूला याद रखना है जो आपके एनसीईआरटी में लिस्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, वही फार्मूला याद रखना है। और ये भी आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो आप तभी बना पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज, या एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आप लोग के, उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो ये रहा चैप्टर नंबर 7 का डिटेल सिलेबस। अब चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले इसके अंदर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, ये नाम से ही समझ में आ गया होगा। चूँकि हम लोग को पता है इस यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं या जितने भी बॉडीज़ हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं छोटे छोटे एटम्स, या उसको हम लोग एटम्स को पार्टिकल्स बोल सकते हैं, तो उन्हीं पार्टिकल्स के कलेक्शंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह देते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ वन अनदर। जैसे कि ये कोई भी बॉडीज़ है, ये कोई भी बॉडी हो सकता है, और ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं किसी न किसी फोर्स से, जिसको हम लोग म्यूचुअली इंटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअली इंटरेक्ट बोलने का मतलब वही है, ये एक दूसरे से जकड़ कर बंधे हुए हैं, तभी ये बॉडी शेप में है। अगर ये जकड़ कर नहीं बंधे रहते ये पार्टिकल्स जो है, तो ये बॉडी का शेप ऐसा ना होता। इस दुनिया में जितने भी बॉडी है उसके पास कुछ ना कुछ शेप है, वो शेप केवल और केवल पार्टिकल्स के बीच के बाउंडेशंस की वजह से है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल in which every particles is mutually interact to each other। ऐसा भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज में लिखो, आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन आप लोग को 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप क्या लिख के आएंगे, तो आप लिख देना इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी और सिस्टम वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज supposed to be concentrated for describing its motion और ट्रांसलेटरी मोशन। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी या सिस्टम का एक पॉइंट होता है,
ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम का एक पॉइंट होता है, और ये वो पॉइंट होता है उस बॉडी का जहाँ पर उस पूरे बॉडी के मास को क्या माना जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। मतलब उस बॉडी का पूरा मास जो है किस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर रहता है उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो किसी भी बॉडी के नेचुरल मोशंस को, या इसी को ट्रांसलेटरी मोशंस बोल देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी या सिस्टम का एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरे बॉडी का मास क्या है होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, या केंद्रित होता है। क्या होता है, केंद्रित होता है, फिक्स्ड होता है। और उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी बॉडी के मोशंस को, नेचुरल मोशंस या ट्रांसलेटरी मोशंस को डिफाइन करने के लिए करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक हैमर है और इस हैमर का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर है, क्योंकि हैमर का सेंटर ऑफ मास, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी सिस्टम का या बॉडी का एक पॉइंट होता है जहाँ पर पूरे बॉडी का मास जो है कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे कि मेरे पास ये एक हैमर है, तो हमेशा इसका जो डंडी है इसको हमेशा सेंटर पर ही क्यों लगाया जाता है, सेंटर पर ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इस हैमर का जो सेंटर ऑफ मास है ना इस बॉडी के, यहाँ पर होता है, यहाँ पर सेंटर पर ही होता है। जैसे कि इसको आप लोग हाथ से पकड़ोगे तो यहाँ से पकड़ोगे तो ये बैलेंस रहेगा, और इधर से पकड़ोगे तो ये रोटेट होके इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर हाथ से पकड़ोगे ना तो ये रोटेट होके इधर आ जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा, यहाँ पे पकड़ोगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। बट यहाँ पर आप पकड़ोगे ना तो इधर का मास और इधर का मास सेम हो जाएगा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को बोल सकते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहेंगे। अब इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पर पूरे बॉडी का मास जो है क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि इस बॉडी के इस तरफ, इस पॉइंट से इस तरफ, इस पॉइंट से इस तरफ, इतने का मास क्या है, इक्वल है। इतने का मास और इतने का मास क्या है, इक्वल है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास एक हैमर, ये है इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट, और ये है इसका डंडी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग पकड़ के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को यहाँ पर मैं पी नाम दे दिया हूँ, और यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स कहाँ से होकर जाता है, सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है। तो इस सिचुएशंस में हैमर जो है कैसा मोशंस करता है, ये हथौड़ा जो है कैसे मोशन करता है जी, एक लाइन में मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है, एक लाइन मोशन करता है स्ट्रेट लाइन में। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, फिगर ए, फोर्स P इज अप्लाइड in such a way it pass through center of mass then it is move in a line or straight line। किसी भी बॉडी मतलब यहाँ पर हम लोग हैमर का एग्जांपल लिए हुए हैं, जब इसमें हम लोग एक फोर्स P ऐसा अप्लाई करते हैं कि ये फोर्स जो है कहाँ से पास होकर गुजरे, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पॉइंट से होकर गुजरे। तो उस सिचुएशंस में सभी ऑब्जेक्ट, ना केवल हैमर की बात कर रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट से गुजरने वाला एक फोर्स लगाएंगे ना तो वो हमेशा लीनियर मोशंस या स्ट्रेट लाइन में ही मोशंस करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फ़ैन की बात करूं, जैसे कि ये फ़ैन है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहता है, इसीलिए इस रॉड को यहाँ पर लगाया जाता है, इसीलिए ये यूनिफॉर्मली मोशंस कर पाता है। अगर इस रॉड को हम लोग यहाँ पर लगा देते तो थोड़ी ये मोशंस कर पाता, अगर हम लोग रॉड को यहाँ पर लगा देते तो ये थोड़ी यूनिफॉर्मली मोशंस कर पाता, नहीं कर पाता। तो इस पंखे का सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, इस पंखे के सेंटर पे है, इसीलिए यूनिफॉर्मली ये घूम पाता है। चलिए, तो आई होप ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट से गुजरने वाली मतलब सेंटर ऑफ
मास पॉइंट से गुजरे ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी लीनियर मोशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स जो है अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट से नहीं गुजरता है, डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास पॉइंट, देन इट इज मूव इन रोटेशनल फॉर्म। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पॉइंट में फोर्स अप्लाई किए थे। अब यहाँ पर हम लोग फोर्स को सेंटर ऑफ मास के ऊपर ना अप्लाई करके कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, अदर जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यह हथौड़ा का जो डंडी था यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस सिचुएशंस में एक ऐसा मोशन करने लगता है, रोटेशनल मोशन करने लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं फोर्स लगाया हूँ, या हम लोग हथौड़ा को फेंकते हैं ना जी, तो हम लोग ये डंडी को ही पकड़ कर फेंकते हैं कि इसको पकड़ कर फेंकते हैं, तो डंडी को ही पकड़ कर फेंकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे ये हथौड़ा जो है, हैमर जो है, रोटेशनल मोशन करता है। तो ये रहा डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी प्रकार याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के जियोमेट्रिकल शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जियोमेट्रिकल शेप अगर सिमेट्रिक फॉर्म में है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उस बॉडी के सेंटर में ही लाई करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा, इसके सेंटर पर होगा। इसी प्रकार अगर मैं एक क्यूबॉइड ले लेता हूँ तो ये भी एक जियोमेट्रिकल शेप है, शेप का बॉडी है जिसके सभी तरफ क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस बॉडी के सेंटर में होगा। इसी प्रकार एक रिंग ले लेता हूँ मैं, तो एक रिंग ले लेता हूँ तो ये भी एक प्रकार का जियोमेट्रिकल बॉडी है जो कि सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहाँ पर होगा, सेंटर पे होगा। इसी प्रकार ये ट्रायंगुलर प्लेट ले लिया हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका भी सेंटर पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास पॉइंट से अगर चारों तरफ देखें तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कोई भी बॉडी अगर सिमेट्रिक फॉर्म में है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर पाया जाएगा, उस बॉडी के सेंटर के ऊपर पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक हैमर का एग्जाम्पल दिया था ना, ये हैमर है, तो हैमर का सेंटर ऑफ पॉइंट कहाँ होगा, ये भी अगर इस पॉइंट से इधर देखूँ तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा है, देखो यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता, मतलब इस बॉडी को यहाँ पर पकड़ने से अगर ये बैलेंस हो जाता या लीनियर मोशंस करने लगता तो उस सिचुएशंस में इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। चलिए और इसके बारे में आगे डिटेल में जानते हैं। आई होप ये सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आगे होगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट कर दिए हैं ताकि ये डिफरेंस भी आप लोग का क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास मैं बता दी हूँ आप लोग को क्या होता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास जो है केंद्रित होता है या कॉन्सेंट्रेट होता है या सेंटर्ड होता है। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ये केवल उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है ये उस बॉडी के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेट के ऊपर डिपेंड करेगा और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जितना डिफरेंस हम लोग मास के बीच, जितना डिफरेंस आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे और 11th क्लास में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, जितना डिफरेंस मास और वेट के बीच में होता है वही डिफरेंस यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में मिलने के चांसेस हैं। अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, उस बॉडी के अंदर में एक पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास जो है सेंटर्ड होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है उस बॉडी का एक पॉइंट जहाँ पर उसका वेट कॉन्सेंट्रेट हो, जहाँ पर उसका वेट बैलेंस हो जाए। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। एक बार और बता देता हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या है, बॉडी के अंदर का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक बॉडी का ही एक पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट होता है, पूरा वेट बैलेंस हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। चलिए आगे कुछ पॉइंट लिखा हूँ, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन।
यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में। जैसे कि हैमर का एग्जांपल बताया था ना जी, ये ऐसा यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब इस पॉइंट से इधर राइट डायरेक्शन में देखें और इधर लेफ्ट डायरेक्शन में देखें तो इस बॉडी का पूरा मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी डायरेक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं। इसी प्रकार सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट, ये भी एक पॉइंट होता है, ये भी एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक पॉइंट होता है। वेयर वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, और वेट भी क्या होता है, सभी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हैमर है या एक रॉड है, अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के उठाऊं तो इतने वाले पोर्शन का वेट भी सेम होगा और इतने वाले पोर्शन का भी वेट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये वाले पोर्शन का वेट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थ में जितने भी स्मॉल बॉडीज़ हैं जहाँ पर यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, ग्रेविटी है, यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि अभी जिस हैमर या जिस रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है वहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर इस बॉडी का मास जो है सेंटर्ड है या कॉन्सेंट्रेटेड है। इतने बॉडी का मास और इतने बॉडी का मास अगर इस पॉइंट से अगर इधर देखूँ तो दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार अगर मैं वेट की बात करूं, वेट मतलब मास के साथ ग्रेविटी जी का भी वैल्यू आ जाता है, क्योंकि W इज इक्वल टू हम लोग को पता है mg होता है, मास के साथ जी भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के इस तरफ अगर मैं इसके वेट को देखूं तो ये वेट सेम है और बैलेंस्ड है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। द सेंटर ऑफ मास इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास जो है केवल बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वेट और जी के ऊपर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जी के ऊपर डिपेंड करेगा ही, क्योंकि वेट का रिलेशन होता है W इज इक्वल टू mg। यहाँ पर कुछ और डिफरेंस मैंने ऐड कर दिए हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ स्मॉल बॉडी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट, ये तो मैं यहीं पर बता चुका हूँ। अगर हम लोग स्मॉल बॉडी का केस का बात करें तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई करते हैं, मतलब जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगा। और ये हमको कौन से केस में देखने को मिलता है, यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में देखने को मिलता है। और यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर हर एक पॉइंट पर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो, सेम हो। जैसे कि अगर मैं अभी दिल्ली में हूं तो ग्रेविटी का इफेक्ट कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर मैं मुंबई चला गया तो मुंबई में भी मेरा क्या होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए ग्रेविटी का इफेक्ट। तो इस प्रकार का इफेक्ट फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। और अगर दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड कह देंगे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखते हैं, मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नॉट कोइंसाइड। और नॉन यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में, और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का केस हमको कब मिलता है, लार्ज बॉडी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अलग अलग प्लेनेट के बारे में बात करते हैं, अर्थ और मार्स, तो उस सिचुएशंस में हमको नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मिलता है। और इस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कोइंसाइड नहीं होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं पाया जाता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अलग जगह होता है और सेंटर ऑफ मास अलग जगह होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैं यही एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक रॉड है, तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ और यहाँ को ध्यान से देखूँ तो यहीं इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा और यहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को यहाँ से ना पकड़कर इसको मैं यहाँ से पकड़ूँ तो इसका वेट जो है इधर से नीचे बढ़ जाता है, इसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये नीचे की तरफ झुकने लगता है।
तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या हो गया, एक दूसरे से कोइंसाइड था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट का शिफ्टिंग हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसी रॉड को मैं इधर से पकड़ूं, यहाँ पर पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से झुक जाएगा इसकी वेट की वजह से। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं ये वेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर पकड़े थे तो इधर वेट की वजह से नीचे आ रहा था, ग्रेविटी इसको खींच रहा था, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर था, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या हो गया, इधर शिफ्ट होने लगा। उसी प्रकार अब मैं इधर को पकड़ता हूँ, हाथ से इधर को पकड़ता हूँ, तो ये रॉड जो है इधर से नीचे झुकने लगता है वेट की वजह से। तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, अब ये किधर शिफ्ट होने लगा, इधर शिफ्ट होने लगा। अब आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कब ये कॉइंसाइड होता है और कब ये कॉइंसाइड नहीं होता है। बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। यहाँ पर बोला जा रहा है जिस बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस भी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो उस केस में यहाँ पर इस बॉडी के अगर हम लोग सभी पार्टिकल्स के मास के बारे में बात करेंगे तो सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। इसको हम लोग आगे मैथमेटिकली प्रूफ करके बताएंगे कि ये कैसा होता है, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए सेंटर ऑफ मास का, पोजीशंस का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, और अभी वो फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। n पार्टिकल्स के लिए, 2 पार्टिकल्स के लिए, सभी के लिए सेंटर ऑफ मास रिलेशन हम लोग देखेंगे आगे। इसी प्रकार अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं तो इसका भी एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास इज यूज्ड टू स्टडी ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज इन कॉम्प्लिकेटेड मोशन। ये तो मैं आगे पीछे बता चुका हूँ कि सेंटर ऑफ मास का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशंस को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूज्ड टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ टू बी सपोर्टेड। इसी प्रकार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी को जानने के लिए करते हैं कि वो कितना स्टेबल है, ठीक है, या वो किसके सपोर्ट से वो स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको कोई आदमी जो है अपने फिंगर से, 4 फिंगर से इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। इसका मतलब इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर इन्होंने अपने फिंगर को फिट करके रखा है। इस वजह से यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की वजह से यहाँ पर ये क्या हो पा रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर पा रहा है, ये बॉडी स्टेबल है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं इन दोनों का वेट इक्वल होने की वजह से, ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस सिचुएशंस में आ गए हैं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग इधर देखें और इधर देखें तो इधर का वेट जितना होगा उतना ही वेट इधर भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास देखें तो सेंटर ऑफ मास भी यही हो सकता है, क्योंकि इधर का मास और इधर का मास इक्वल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के अंदर में सेंटर ऑफ मास फॉर 2 and n पार्टिकल ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है, लेट वी हैव 2 पार्टिकल सिस्टम। चलो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है और वो 2 पार्टिकल सिस्टम कुछ ऐसा है। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है O, और ओरिजिन पॉइंट से R1 वेक्टर पोजीशंस पर या R1 डिस्टेंस पर हमारे पास एक बॉडी है या एक पार्टिकल्स है। बॉडी ने एक पार्टिकल्स है, क्योंकि बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास ये एक बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर ये बॉडी जो है केवल 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट O से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये एक पार्टिकल P है, P1 है। उसी प्रकार R2 डिस्टेंस पर एक दूसरा पार्टिकल है P2।
P1 पार्टिकल्स का मास m1 है, P2 पार्टिकल का मास m2 है। ठीक है, और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों पार्टिकल जिस लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं उसका सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट, इन दोनों को जिस लाइन से ज्वाइन किया जा रहा है उसका सेंटर पॉइंट क्या है? इस बॉडी का टू पार्टिकल्स सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। और इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट का जो ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है RCM, वेक्टर RCM। यहाँ पर कैपिटल वेक्टर R जो है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का काम कर रहा है सेंटर ऑफ मास पॉइंट के लिए। तो ये आप लोग को एक्सप्लेन करके लिखना है, और यदि एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते हैं तो आप लोग ऐसा शॉर्ट में लिख दीजिएगा। O का मतलब क्या है? ओरिजिन पॉइंट। P1 P2 का मतलब क्या है? पार्टिकल्स हैं। R1 R2 का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर है। C का मतलब सेंटर ऑफ मास पॉइंट। RCM का मतलब है सेंटर ऑफ मास पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रकार पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल विल बी। तो इस प्रकार से जो RCM वेक्टर RCM का वैल्यू कैसे लिखा जाता है? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 प्लस M2 लिखा जाता है, और इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। और यही हमको बताता है, यही फॉर्मूला हमको बताता है कि किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा कि यहाँ पर लाई करेगा कि ये यहाँ पर लाई करेगा। ये कैसे लाई करता है और इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैसे पता करते हैं कि किसी भी जियोमेट्रिकल शेप की बॉडी में सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आप लोग के एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसके थ्रू देखेंगे, और मैं भी कुछ अपने से कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, उसको देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए कि आगे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग प्रूफ भी करके बताएंगे, बस अभी आप लोग समझते रहिए। तो हमारे पास अभी टू पार्टिकल सिस्टम था जिसमें P1 फर्स्ट पार्टिकल था, P2 सेकेंड पार्टिकल था। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में भी, या बेसिक फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो P1 पार्टिकल्स है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 और y1, ये y1 होगा। ठीक है, पहले पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब ये है x एक्सिस से इसका पोजीशन x1, ये y1 होगा, और x एक्सिस से इसका पोजीशन ये x1 होगा और ये y1 होगा। उसी प्रकार इस पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2 है। तो x2 बोलने का मतलब ये है इस बॉडी का यहाँ से पोजीशन, और y2 बोलने का मतलब ये है यहाँ से इसका पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इफ x1 x2 y1 y2 is coordinate of mass m1 and m2 particle, then position vector will be। तो अगर इस बॉडी का कोऑर्डिनेट x1 x2 y1 y2 है, तब हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं? तो x एक्सिस के अलाउंग हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर XCM इज इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के अलाउंग हम लोग लिख सकते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है, ऐसा लिख सकते हैं, और z एक्सिस के अलोंग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये 1D के केस में होता है, ये 2D के केस में होता है, और x y z डिफाइन करना पड़ रहा है, मतलब ये 3D का केस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इसका यूटिलाइजेशंस क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ पर है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आगे पता चल जाएगा आप लोगों को ये फॉर्मूला का कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ है। इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए यही सिस्टम को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। फिर से टू पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, तो इसी डायग्राम को आप लोग को यहाँ पर बनाना है, बट इसमें मॉडिफाई क्या करना है। प्रूफ करते वक्त जब आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे तो याद रखना, जब हम लोग इस बॉडी के ऊपर, ये हमारे पास एक बॉडी है ना, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि
टू पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पार्टिकल क्या है, P1 है, दूसरा पार्टिकल P2 है। अब इस बॉडी के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। क्या अप्लाई कर देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ F, ठीक है। और इस पूरे बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल M है, और इंडिविजुअल P1 पार्टिकल्स का मास M1 है और दूसरे पार्टिकल का मास M2 है। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हो ना, तो P1 के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग M1xt कंसिडर कर लेते हैं। उसी प्रकार इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसको F2xt कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हो गई एक्सटर्नल फोर्स की बात। अब इंटरनल फोर्स भी तो लगेगा P1 पार्टिकल्स की वजह से P2 की वजह से P1 के ऊपर, और P1 की वजह से P2 पार्टिकल्स के ऊपर भी तो कोई फोर्स लगेगा, उसी को इंटरनल फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग बचपन में कंचा से बहुत खेले होंगे। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक कंटेनर है प्लास्टिक का, मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसमें ये कंचा से भरा हुआ है, ये पहला कंचा, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं बाहर से एक फोर्स अप्लाई करूँगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये कंचा जो है कुछ ना कुछ फोर्स करेगा, फोर्स फील करेगा। तो पहले वाला कंचा जो है F1 फोर्स फील करता है, दूसरा वाला F2, तो ये बाहर से अप्लाई किए हैं वो फोर्स है। इसी प्रकार अंदर से भी तो ये फोर्स फील करेगा, हो सकता है ये इसकी वजह से, हो सकता है ये इसकी वजह से, या हो सकता है ये इसकी वजह से, ये हो सकता है इसकी वजह से। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। F1 जो है F2 की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा, या फिर F2 जो है F1 की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा। तो इस प्रकार का ये क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इस बॉडी में बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस वजह से इंटरनल फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पहले पार्टिकल्स के ऊपर दूसरे पार्टिकल्स की वजह से एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं F12 इंटरनल, F12 इंटरनल। उसी प्रकार F2 जो पार्टिकल्स है, इसके ऊपर P1 पार्टिकल्स की वजह से एक फोर्स लगता है, जिसको F21 कंसिडर कर लिए हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हूँ F12 इंटरनल। ये पहले पार्टिकल्स की वजह से पहले पार्टिकल्स के ऊपर दूसरे पार्टिकल्स की वजह से फोर्स है। इसी प्रकार मैं लिखा हूं F21। F21 का मतलब क्या है, दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर पहले पार्टिकल्स की वजह से फोर्स। इस चीज़ को याद रखना, बाकी सारा चीज़ तो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेशंस की तरफ। अब चूंकि हम लोग को पता है वेलोसिटी का डेफिनेशंस क्या होता है, पोजीशन में, किसी भी पार्टिकल्स के पोजीशन में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या पोजीशन बोल सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को वेलोसिटी कहते हैं। इसी प्रकार एक्सीलरेशंस का भी हम लोग को डेफिनेशन पता है, जो वेलोसिटी की वैल्यू में जो चेंज होता है उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले बॉडी के वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 = dr1/dt लिख सकते हैं। और पहले पार्टिकल्स के ऊपर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स अप्लाई करने से, उसको हम लोग लिख सकते हैं a1 = dv1/dt। उसी प्रकार दूसरे पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी और दूसरे पार्टिकल्स के लिए एक्सीलरेशन। अब हम लोग बात करते हैं टोटल फोर्स की। पहले पार्टिकल्स के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, बाहर से इतना फोर्स लग रहा था, अंदर से इतना फोर्स लग रहा था, ठीक है। पहले पार्टिकल्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था, इतना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, इतना इंटरनल। तो ये F1 क्या हो गया, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था और ये इंटरनल फोर्स लग रहा था। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स निकालता हूँ। तो टोटल पूरे सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स निकालूंगा तो F = क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, तो मुझे F = क्या मिल जाएगा, F1xt प्लस F12 इंटरनल प्लस F2xt प्लस F21 इंटरनल, ये मिल जाएगा। अब हम लोग को न्यूटन के थर्ड लॉ से पता है F12 जो है माइनस F21 के इक्वल होता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, माइनस से, -21 इंटरनल से।
ठीक है। तो ये -21 इंटरनल हो गया, ये +21 इंटरनल हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा और ये बचेगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, f = f1xt + f2xt, ये लिखा गया है। अब हम लोग को पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F = ma बोलता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है F1 के जगह पर m1 a1 और F2 के जगह पर m2, ये a2 होगा, ये a2 होगा, सुधार लेना थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये टोटल फोर्स है, ये क्या है, टोटल फोर्स है। तो यहाँ पर बॉडी का टोटल मास कितना है, टोटल फोर्स है F और टोटल मास कितना है m। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ m, और यहाँ पर एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूँ cm। ये हमें बताता है सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन। क्या बताता है, सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को फाइनली ये मिल चुका था, m ACM = m1 a1 + m2 a2। तो यहाँ से ACM को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये इसको यहीं रखता हूँ, m को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ACM = m1 a1 + m2 a2 अपॉन m मिल जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल मास है, चूँकि हमारे पास जो बॉडी था वो 2 पार्टिकल सिस्टम था, इसलिए मैं टोटल मास को क्या लिखूंगा, पहले बॉडी का मास जितना होगा और दूसरे बॉडी का जितना मास होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा उस बॉडी का टोटल मास। इसलिए मैं m को रिप्लेस कर देता हूँ m1 + m2 से। और एक्सीलरेशन का डेफिनेशन हमको पता है, a = होता है dv/dt, और v = हम लोग को पता है, v = क्या होता है, dr/dt होता है। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ d²r/dt²। अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे मिल जाता है d²। अच्छा, यहाँ पर r के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, r के जगह पर हम लोग लेंगे RCM। क्यों ऐसा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं ना, अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम की। तो पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लोग सेंटर में कंसीडर कर चुके हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, RCM था। इसलिए यहाँ पर स्मॉल r के जगह पर मैं कैपिटल R पुट कर रहा हूँ, कैपिटल ये स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R पुट कर रहा हूँ। तो ये वाला एक्सीलरेशन जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, d²/dt² RCM हो जाएगा, और इधर हो जाएगा d²/dt²। यहाँ पर एक्सीलरेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d², इसको मैं लिख सकता हूँ d²R1/dt², इसको लिख सकता हूँ d²R2/dt²। तो यहाँ पर d²/dt² कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा m1r1 + m2r2, और यहाँ पर कैपिटल M को मैं रिप्लेस कर दूंगा स्मॉल m1 + m2 से। अब यहाँ पर ये d²dt जो है, dt² जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा वेक्टर RCM = m1 r1 + m2 r2 m1 + m2। और इसी को कहा जाता है किसी भी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर। इसी प्रकार अगर मेरे पास n पार्टिकल सिस्टम होता तो, इसी प्रकार अगर मेरे पास n पार्टिकल सिस्टम होता तो, जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसका मास हम लोग कैपिटल M कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहले पार्टिकल का मास m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरे पार्टिकल्स का मास m2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। इसी प्रकार मेरे पास इस सिस्टम में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल हैं। तो nth नंबर का जो पार्टिकल है इसका भी मास कुछ ना कुछ होगा, उसको मैं mn कंसिडर कर लेता हूँ, और इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसको मैं rn कंसिडर कर लेता हूँ। और इस बॉडी का भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, तो उस सेंटर ऑफ मास को मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, इसको पॉइंट C से डिनोट किया गया, और इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम लोग वेक्टर RCM से रिप्रेजेंट किए हैं। तो जिस प्रकार हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये डिराइव किए हैं, उसी प्रकार हम लोग n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेम टू सेम इसी प्रोसीजर में डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वेक्टर RCM = m1 r1 + m2 r2 ... ये ऐसे ही चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा mn rn तक, ठीक है। इसी प्रकार नीचे में टोटल मास है और यहाँ पर तो n मास है, इसलिए m1 m2 m3 m4 ये ऐसे कहाँ तक चलेगा, ये ऐसे कहाँ तक चलेगा, mn तक चलेगा।
और इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो समेशन फॉर्म में लिख सकता हूं वेक्टर आर सी एम इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एम एन आर एन, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एम एन। यहाँ पर अगर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 रखते जाएंगे ना, 1 2 3 रखते जाएंगे तो आप लोग को ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी को समेशन सीरीज फॉर्म बोलते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ और इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चूंकि हम लोग को पता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है 2 टाइप से होता है। एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें पार्टिकल्स जो है डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और दूसरा सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जिसमें डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स, मतलब बहुत दूर दूर में कहीं पर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, किसी एरिया में नॉट इक्वल टू पार्टिकल्स होते हैं नंबर में, तो उस प्रकार के सिस्टम को डिस्क्रीट सिस्टम बोल देते हैं। और जिसमें कंटिन्यूअसली हम लोग को सिस्टम में पार्टिकल्स रहता है, एक अरेंजमेंट रहता है कंटिन्यूअसली, उस प्रकार के सिस्टम को कंटिन्यूअस सिस्टम बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये एक प्रकार का सिस्टम है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। तो यहाँ पर दूर दूर में है पार्टिकल्स, ठीक है, और ऑड नंबर में पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ना, इसको डिस्क्रीट सिस्टम कहते हैं। और इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ना, जिसमें हर एक पॉइंट पर हमको इक्वल डिस्टेंस में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है, मतलब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमको पार्टिकल्स का, तो इस प्रकार का कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है, इसको कंटिन्यूअसली सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस वाले केस की बात हो रही है। अगर इस वाले केस की मैं बात करूं तो इस बॉडी के पार्टिकल्स का जो टोटल मास है, समेशन लग गया है, मतलब इस बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल्स के मास की बात हो रही है, और उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है, आर है। तो समेशन एम आर को इंटीग्रेशन आर डी एम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आर डी एम लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मास को रिप्लेस कर दिया है डी एम से। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डी एम का मतलब होता है बहुत छोटा, या मास में कंटिन्यूअसली चेंज होना। ठीक है, डी एम का मतलब क्या है, मास का वैल्यू बहुत छोटा है। और यहाँ पर जिस पार्टिकल ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, यहाँ पर अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मास की बात करें तो वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग एम को डी एम से रिप्लेस कर देते हैं और समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। और आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए, समेशंस को ही समाकलन से डिनोट किया जाता है, या इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। समेशंस को हम लोग इंटीग्रेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशंस का मतलब भी होता है छोटे छोटे स्मॉल वैल्यू को एक साथ डिफाइन करना, और समेशंस का मतलब भी होता है छोटे छोटे वैल्यू को सम करके डिफाइन करना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ ना मैं, समेशन एम आर, ये 3D के केस में है, मतलब यहाँ पर आर है ना, मतलब इसमें एक्स वाई जेड ऑलरेडी डिफाइंड है। इसको हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी मैं तुम लोग को बताया था, एक बार बता देता हूँ। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये आर सी एम का मतलब ये है सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डिफाइंड है। और अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो आर के जगह पर एक्स के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, और वाई के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, और जेड के लिए ऐसा लिख सकता हूँ। बट ये तीनों ही इसी में डिफाइंड है, क्योंकि एक रिलेशन पता है ना जी, पोजीशन वेक्टर को पता है, हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेक्टर आर का रिलेशंस क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो जो पोजीशन वेक्टर आर डिफाइन करते हैं, इसमें एक्स वाई जेड ऑलरेडी डिफाइंड होता है। और अगर इसको हम लोग सेपरेट करके लिखना चाहें तो एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए ऐसा सेपरेट करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
तो ये नोट को याद रखिएगा, समेशन एम आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी एम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर मास बहुत छोटा है। इसी प्रकार आर को अगर मैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो एम एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स डी एम, एम वाई को लिख सकता हूँ मैं वाई डी एम, और समेशन एम जेड को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन जेड डी एम लिख सकता हूँ, बिकॉज मास ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पर मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये पहला नोट था। दूसरा नोट याद रखिएगा, जो टोटल मास होता है बॉडी का उसको हम लोग समेशन स्मॉल एम लिख सकते हैं, या इसी को m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 एम लिख सकते हैं, और इसी को इंटीग्रेशंस करके dm लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास की अगर बात करें तो बहुत छोटा है तो उसको dm के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन dm भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब चूंकि हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिल गया था, RCM इज इक्वल टू समेशन एम आर अपॉन एम मिल गया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग dm भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा और इक्वेशन नंबर 3 को भी याद रखिएगा, आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काम आएगा। इफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जिस सिस्टम की बात कर रहे थे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसका ओरिजिन होता। एक बार और बता देता हूं आप लोग को, जैसे कि हम लोग इस सिस्टम की बात कर रहे थे, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पर कंसिडर करे थे। अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोग ओरिजिन पर कंसिडर करें, यहाँ पर कंसिडर करें ओरिजिन पॉइंट पर, तब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर क्या होता, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता। अब इसका वैल्यू 0 हो जाता और आर डी एम का वैल्यू भी, इसका भी वैल्यू 0 हो जाता, क्योंकि वहाँ पर आर का वैल्यू भी 0 होता है और पोजीशन वेक्टर आरसीएम लिए ना, तो ये आरसीएम का वैल्यू भी 0 होगा, एक्स का भी वैल्यू 0 होता है, वाई का भी वैल्यू 0 होता है और जेड का भी वैल्यू 0 होता है। आप लोगों को पता होगा किसके लिए, ओरिजिन पॉइंट के लिए। और इसी प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम वाई डी एम जेड डी एम, ये इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ओरिजिन पॉइंट के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन के बारे में। तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंस वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर nth पार्टिकल ऑफ सिस्टम, n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है, उस बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn, इसी को क्या कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहा जाता है। अब हम लोग को ये पता है, वी नो सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर फॉर nth पार्टिकल्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं। RCM इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस डॉट 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 mn, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा d अपॉन डी टी RCM इज इक्वल्स टू m1 dr1 अपॉन dt डॉट 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 mn drn अपॉन dt। यहाँ पर मास का डिफरेंशिएशन नहीं होता, केवल पोजीशन वेक्टर का ही इंटीग्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। और मास m1 प्लस m2 प्लस mn, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी का डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी vcm, और ये क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, ये vn हो जाएगा, v1 vn हो जाएगा, और नीचे तो वैसे ही रहेगा। अब ये क्या हमको बताता है, ये हमको बताता है 1 अपॉन m टोटल मास। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए तो ऊपर का ही बस किए, नीचे का क्यों नहीं किए, क्योंकि नीचे का बेटा कांस्टेंट है और ये बाहर निकल जाता है कांस्टेंट का वैल्यू, केवल वेरिएबल बस का ही का क्या होता है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता है, इस वजह से। तो ये जो टोटल मास है इसको 1 अपॉन m लिख लेते हैं, और ये वाला जो डेफिनेशन है ये तो मोमेंटम का डेफिनेशन है, m1 v1 mn vn, ये हो जाएगा p1 प्लस p2 डॉट 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 pn हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम का डेफिनेशन है ना भाई। अब यहाँ पर ये जो मिला है
P1 प्लस P2 प्लस Pn, तो टोटल मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, P1 P2 Pn, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर P। तो यहाँ पर मैं इसको वेक्टर P लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर P का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, कैपिटल M VCM मिल जाएगा। इस M को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो वेक्टर P इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, M VCM मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। ठीक है, यहां से मैं वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, VCM इज इक्वल्स टू P अपॉन M, वेक्टर P अपॉन M। इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास मोशन, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास मोशंस। तो ये टॉपिक भी यहां पर कंप्लीट होता है सेंटर ऑफ मास के अंदर में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि ये रिजिड बॉडी होता क्या है, किसी भी बॉडी को हम लोग रिजिड कब कहते हैं। तो अगर आप लोग को 1 मार्क्स में रिजिड बॉडी क्या होता है करके पूछ दिया जाए तो आप लोग लिख के आ जाना, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप even after applied a external force, then this body is called a rigid body। किसी भी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी तब कहते हैं जब उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जब हमारे द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, तब भी उसके शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं होता है। इस प्रकार की बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी कहते हैं। या इसी को दूसरी भाषा में आप लोग ऐसे लिख सकते हो, अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी दैट कैन रोटेट विथ ऑल द पार्ट्स लॉक्ड टुगेदर एंड विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रोटेट करने लगता है बिना अपने शेप और साइज में चेंज हुई, बिना उसके शेप और साइज में चेंज हुए वो क्या करने लगते हैं, यूनिफॉर्मली रोटेट करने लगता है। मतलब उसका शेप और साइज और पार्टिकल एक दूसरे से क्या रहते हैं, लॉक्ड रहते हैं। तो उस प्रकार के बॉडी को भी हम लोग क्या कह देते हैं, रिजिड बॉडी कह देते हैं। जैसे कि मेटल रॉड हो गया या बॉडी हो गया, मेटल बॉडी, जैसे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, नोट, डिफॉर्मेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल ऑलवेज। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप और साइज चेंज ना हो। तो एक चीज़ बता दूं, फिजिक्स में ऐसा कंसिडर किया गया है कि रिजिड बॉडी ऐसा होता है, बट ये रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजिड बॉडी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और उसका शेप साइज चेंज ना हो। तो शेप और साइज चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर हम लोग उस शेप और साइज को जो चेंज होता है तो वो किस वजह से होता है, तो उस बॉडी के अंदर में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है ना, उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, ना के बराबर माना जाता है, इसलिए उसका शेप और साइज में भी जो चेंज होता है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप अब रिजिड बॉडी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि चौक हो गया, चौक को भी हम लोग एक प्रकार का रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर ना तो इसका साइज चेंज होगा ना तो इसका शेप चेंज होने वाला है, होगा क्या, तो इसको हम लोग रिजिड बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो ये टूट सकता है, और इसके अंदर में ये जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, इस पार्टिकल के अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का रिजिड बॉडी है। जैसे कि लोहे का रॉड हो गया या मेटल का रॉड हो गया, स्टील रॉड हो गया, ये भी एक प्रकार का रिजिड बॉडी है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, जैसे कि एक पत्थर हो गया जो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, ये भी एक प्रकार का रिजिड बॉडी हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स की वजह से इसका साइज और शेप क्या होता है, चेंज नहीं होता है, बल्कि टूट जाता है, और है ना। ठीक है, तो आई होप रिजिड बॉडी अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है नोट करके, डिफॉर्मेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल। अभी जो मैं समझा रहा था उसी को यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। डिफॉर्मेशंस का मतलब होता है चेंज, और ये डिफॉर्मेशन चेंज की जो किस वजह से होता है, हमारे द्वारा जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके द्वारा होता है। तो उसको यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाता है, फिजिक्स में नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। अब चलिए सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। रिजिड बॉडी तो हम लोग समझ लिए कि रिजिड बॉडी होता क्या है।
अलग अलग शेप में, अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप के अंदर में पाया जाता है जो रिजिड बॉडी है। अब इसकी सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी इज डिपेंड ऑन द टू फैक्ट। कोई भी रिजिड बॉडी है उसका जो सेंटर ऑफ मास है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बॉडी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर डिपेंड करता है बॉडी का। अगर वो सिमेट्रिकल शेप का ज्योमेट्रिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उस बॉडी के सेंटर पर रहता है। दूसरा किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑड मास ऑफ बॉडी। ऑड यहाँ पर एक और दिया आएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑड मास ऑफ बॉडी। हम लोग ऐसे बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मास क्या हो? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उस प्रकार के बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी के ऊपर भी, सॉरी फॉर दैट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी है ना इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? हो सकता है यहाँ का, इस बॉडी का, एक ही बॉडी का इधर का मास ज़्यादा हो, इधर का मास कम हो सकता है इतने का मास अलग हो, इतने का मास अलग हो। जैसे कि पत्थर होता है ना नॉन यूनिफॉर्मली ज्योमेट्रिकल शेप बॉडी का, तो वहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। और सेम भी हो सकता है बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। अगर इसको 20 से अगर मैं काट दूं तो इसका मास सेम हो, इसका मास सेम हो, तो इस प्रकार का भी मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इस प्रकार का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो सकता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास सम बॉडीज, सम रिजिड बॉडीज। जैसे कि हमारे पास ये एक थिन रॉड है, तो ये थिन रॉड क्या है? ये भी एक प्रकार का रिजिड बॉडी है। तो ये एक प्रकार का जियोमेट्रिकल सिमेट्रिकल शेप का दिख रहा है, देखो, क्योंकि इसका सभी डायरेक्शंस में इसका शेप जो है सेम सेम दिख रहा है। तो इस प्रकार का जो सिमेट्रिकल जियोमेट्रिकल बॉडीज़ होता है इसका सेंटर ऑफ हमेशा सेंटर में लाई करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस पॉइंट पर होगा, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का क्या है? थिन रॉड है। थिन रॉड एक प्रकार का रिजिड बॉडी है। सेकंड बात करते हैं रिंग। रिंग का भी सेंटर, ये भी एक सिमेट्रिक बॉडी है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा। डिस्क की बात करते हैं। अच्छा, रिंग का मतलब छल्ला होता है, जो गर्ल्स लोग जो चूड़ी पहनते हैं या बॉयज़ लोग जो चूड़ा पहनते हैं ना, उसको इमेजिन कर सकते हो आप लोग, ये रिंग है। डिस्क जो घर में तवा होता है या फिर जो कैसेट आता है ना डिस्क, उसको इमेजिन कर सकते हो। इसका भी, ये भी एक प्रकार का सिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। रेक्टेंगुलर लैमिना की बात करते हैं। अच्छा, लैमिना का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप का एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में होगा, यहाँ पर होगा। इसी प्रकार अगर मैं क्यूबिकल ब्लॉक की बात करूं तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस बॉडी के सेंटर पे होगा, क्योंकि ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है। इसी प्रकार अगर मैं सिलेंड्रिकल बॉडी की बात करूं तो इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर में भी क्या होगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर पे होगा, ठीक है। इस स्फीयर का मतलब है ये डिस्क है। डिस्क का मतलब जो घर में तवा बनता है, रोटी बनता है ना, तो तवा में, तो उस तवा को इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर इस स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर मतलब एक बॉल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब वो बॉल जो है सॉलिड है कि स्फीयर है, स्फेरिकल खोखला है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही केस में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके सेंटर पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर लैमिना। लैमिना का मतलब होता है वही टुकड़ा, ट्रायंगुलर शेप का एक टुकड़ा है। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? इसके सेंटर पर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से चारों तरफ इसका जो सिमेट्रिकल शेप है वो क्या है? सेम है। इसी प्रकार अगर मैं राइट सर्कुलर कोन की बात करूं, एक शंकु की बात करूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस पॉइंट पर होता है। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से जो इसका जो टोटल हाइट होता है उसका 1/4 होता है। जो टोटल हाइट होता है सेंटर पॉइंट से, इसका 1/4 पोजीशन होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार का जो शेप का जो बॉडी होता है, ये सभी रिजिड बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है वो कहाँ पर होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अभी यहाँ पर जो मैं बताया हूँ, अभी यहाँ पर मैं जो बताया हूँ इसी चीज़ को मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। जैसे कि
हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, थिन रॉड के लिए देखे थे। थिन रॉड के लिए तो मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास पोजीशंस कहाँ पर था, मिडिल पॉइंट पर था। इसी प्रकार थिन सर्कुलर रिंग देखे थे, इसका भी जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग सेंटर पर था। सभी में रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक, सिलेंड्रिकल, सॉलिड और होलो स्फेयर। देखो मैं बताया था ना, स्फेयर की बात कर रहे थे, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, दोनों ही सिचुएशन में हमको सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिलता है, उस बॉडी के सेंटर पर मिलता है। ट्रायंगुलर लैमिना, राइट सर्कुलर कोन, तो इन सभी केस में हमको सेंटर ऑफ मास पोजीशंस कहाँ पर मिलता है, इन बॉडी के सेंटर पर ही मिलता है, क्योंकि ये सभी बॉडीज क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में कभी कभी इसको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी आप लोग के एग्जाम में इसको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसका डेरिवेशंस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास ये एक थिन रॉड है जिसका टोटल लेंथ कितना है, कैपिटल एल है। और अगर मैं इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, एल है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, l/2, और इसका आधा इधर कितना हो जाएगा, l/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है इस रॉड का, उसको मैं O कंसिडर कर लिया हूँ, तो O पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। इस स्मॉल एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ AB, इस स्मॉल एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ AB, जिसका थिकनेस कितना है, dx है, जिसका थिकनेस कितना है, मोटाई कितना है, dx है, और इसका ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितना x है। और ये जो रॉड है अलोंग x एक्सिस रखा हुआ है, अलोंग x एक्सिस रखा हुआ है, मतलब x एक्सिस की ही दिशा में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में क्या क्या है, O का मतलब ओरिजिन पॉइंट ऑफ थिन रॉड, L का मतलब टोटल लेंथ, dx का मतलब यहाँ पर जो छोटा एलिमेंट लिए हैं जिसको स्ट्रिप बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल स्ट्रिप बोला जाता है। स्ट्रिप का मतलब छोटा सा टुकड़ा। x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। m का मतलब होता है टोटल मास, मास ऑफ वोल रॉड। dm का मतलब होता है मास ऑफ स्ट्रिप। मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये जो टोटल रॉड है ना, इसका मास कैपिटल M है, तो इस छोटा सा स्ट्रिप का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस मास को हम लोग dm कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि कैपिटल M मतलब इस बॉडी का जो टोटल मास है उसके कंपैरिजन में ये छोटा सा जो स्ट्रिप है इसका मास बहुत कम होगा, इसलिए हम लोग उसको dm कंसीडर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में हम लोग का टारगेट क्या है जी, हम लोग का टारगेट है कि इस थिन रॉड में इस सेंटर ऑफ मास पोजीशंस कहाँ पर आएगा, सेंटर ऑफ मास पोजीशन सेंटर पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये पता करना चाह रहे हैं। हालांकि हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि थिन रॉड में इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर ही हमको सेंटर ऑफ मास पोजीशन मिलेगा, बट इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके बता रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड, इसमें हम लोग का ये टारगेट है कि सेंटर ऑफ मास पोजीशन यहाँ पर होता है करके प्रूफ करना। हालांकि हम लोग अभी पता लगा लिए हैं कि यहाँ पर होता है, बट इसी को मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके बता रहा हूँ। मैथमेटिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि इस रॉड के सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास पोजीशन यूनिफॉर्मली रॉड में इसके सेंटर पर होगा, इसको प्रूफ करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, तो चूंकि हम लोग को पता है एक्स सी सेंटर ऑफ मास पोजीशंस का फॉर्मूला, अब चूंकि रॉड कहाँ पर रखा हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम जो फॉर्मूला निकाले थे उसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर एक्स सी एम वाले फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रॉड कहाँ पर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। तो ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं m1x1 प्लस mn xn ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x dm से, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इंटीग्रेशन dm से। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको भी हम लोग 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से l क्यों कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि
यहाँ पर x के हमारे पास दो वैल्यू है, यहाँ पर x का हमारे पास दो वैल्यू है। पहला वैल्यू ये है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये ओरिजिन पॉइंट है और ये अलोंग x एक्सिस है, तो रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से हो रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर मैं एंड पॉइंट पर बात करूँ तो एंड कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एंड पॉइंट है, कहाँ गया, हाँ एंड पॉइंट ये है, तो एंड पॉइंट पर x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, l है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू l तक मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि रॉड की लेंथ क्या है, कैपिटल L है, और इसका रेंज क्या है, x इज इक्वल्स टू L से लेकर x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू L तक इसका रेंज है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट करेंगे। वी नो लीनियर मास डेंसिटी। अब एक चीज हम लोग को पता है, लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी तो सबको पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। इसका फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। बट यहाँ पर वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, वॉल्यूम में किसकी बात होती है, लेंथ की बात होती है, ब्रेड्थ की बात होती है और हाइट की बात होती है। बट यहाँ पर हम लोग एक थिन रॉड लिए हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात ना होकर केवल लेंथ की बात होगी। तो यहाँ पर इन सभी को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर मास की बात होगी और लेंथ की बात होगी। तो इसीलिए इस डेंसिटी को मास डेंसिटी या डेंसिटी ना बोलकर लीनियर मास डेंसिटी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एल, जहाँ पर एल का मतलब होता है लेंथ और एम का मतलब होता है मास। लेकिन यहाँ पर 0 से एल और 0 से एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी के लिए आ जाएगा, पूरे रॉड के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लीनियर मास डेंसिटी है, इसको अगर मैं स्ट्रिप के लिए लिखूँ, छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप चूज किया था ना, तो यहाँ पर एम के जगह पर dm पुट कर देता हूँ और एल के जगह पर dx पुट कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों किया हूँ भैया, मैं ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि पूरे लेंथ का मास क्या था, कैपिटल एम, और लेंथ कितना था, कैपिटल एल। बट हम लोग ये छोटा सा स्ट्रिप है इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना पहले। अगर ये डिफाइंड हो जाए छोटा सा स्ट्रिप के लिए, तो पूरे रॉड के लिए ऑटोमेटिक डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका लेंथ हम लोग कितना कंसिडर किए थे, dx, और इसका मास कितना कंसिडर किए थे, dm। इसलिए यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी वाले फॉर्मूले में m की जगह dm पुट कर देता हूँ और l की जगह dx, तो रो इज इक्वल्स टू dm अपॉन dx मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल है, m अपन l के इक्वल है। तो यहाँ पर dm को वैल्यू को अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो dm इज इक्वल टू एम एल अपन dx लिख सकता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये dm को हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ, m अपन l dx लिख देता हूँ। तो x से cm इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है 0 to l x m l dx मिल जाता है, और नीचे में m l dx मिल जाता है। अब यहाँ पर m अपन l कॉमन है, इसको कॉमन निकाल देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर में बचेगा 0 से l x dx अपॉन 0 से l dx बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो हम लोग को इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला पता है, x की पावर में n dx, इसका फॉर्मूला पता है, n+1 होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर n की जगह पर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू हो जाएगा x² अपॉन 2, और लिमिट है इसका 0 से l, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से l, और ये x हो जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे, लिमिट ओपन करने के लिए अपर लिमिट को पहले x की जगह पर रखेंगे, माइनस करके जो लोअर लिमिट है उसको x की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, l है, तो ये l² अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपर लिमिट को पहले अप्लाई करेंगे तो l हो जाएगा, लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा l² अपॉन 2, यहाँ से मिल जाएगा l, यहाँ से l और l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर x cm का वैल्यू क्या मिल जाएगा, l/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x cm सेंटर ऑफ मास पोजिशंस का वैल्यू क्या होगा, l/2 होगा। l/2 बोलने का मतलब क्या है पता है, l/2 बोलने का मतलब ये है जैसे कि ये थिन रॉड लिए थे और इसका टोटल लेंथ कितना था, l, बट इसमें सेंटर ऑफ मास पोजीशंस कहाँ पर रहेगा, l/2। l/2 मतलब इधर से आधा लें तो ये आएगा, इधर से आधा लें तो ये पॉइंट आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास पोजीशंस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा।
सेंटर ऑफ मास ये होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी भी थिन रॉड में, इस फॉर्मूले से प्रूफ हो गया कि किसी भी रॉड में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, उस थिन रॉड का जितना लेंथ होगा उसके लेंथ के आधे वाले हिस्से पर, आधे डिस्टेंस में वो लाई करेगा, या सेंटर पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, l/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, l/2। अगर इधर से देखें तो यहीं पर आ रहा है, इधर से देखें तो यहीं पर आ रहा है, तो यहीं इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा, और ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रॉड को अगर z एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग रखे रहते तब इस वाले फार्मूले की जगह YCM या ZCM वाला फार्मूला यूज़ किए रहते, बाकी कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा, सारा चीज़ सेम रहेगा। तो अगर हम लोग इस रॉड को x एक्सिस के अलॉन्ग ना रखकर y एक्सिस के अलॉन्ग रख देते हैं तो हम लोग को YCM = L/2 मिलता, और अगर हम लोग z एक्सिस के अलॉन्ग रख देते, z एक्सिस के अलॉन्ग रख देते तो ZCM = भी हम लोग को L/2 मिलता। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3rd and 4th वी कैन से द सेंटर ऑफ मास विल बी लाई एट द सेंटर ऑफ द रॉड। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि थिन रॉड के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा, उस बॉडी के सेंटर पे लाई करेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूफ होता है, और इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के अंदर में। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आप लोग के एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उससे कुछ और कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।